आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में इसको EMI भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, शॉर्ट में कई बार EMI बोला जाता है, तो आप EMI भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है EMI, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कोई कॉइल है। कॉइल का मतलब आप मान लीजिए कोई सोलेनॉइड है, यूँ, ठीक है। समझने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं, और इस कॉइल में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। करंट को फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो साइंटिस्ट बोले कि अगर हम लोग करंट को फ्लो करा रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए तो करंट फ्लो होना चाहिए, उल्टा भी होना चाहिए। होता है उल्टा ऐसा। तो फैराडे थे, वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनसे ये गलती से उनको ये पता चल गया फिर बाद में कि हाँ ऐसा हो सकता है। खूब उन्होंने प्रैक्टिस की थी। क्या करने से होता है उसके ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करें, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास करेंगी भाई? इसके पास कोई मैग्नेट लेकर चले और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने लगेंगे। इसमें से कोई मैग्नेट लेकर आओगे तभी तो पास करेंगे। तो मान लेते हैं इधर कोई मैग्नेट होगा, तो हम इसको पास लेकर आए होंगे, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक्ड हो गई, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार बार हम लोग चेंज करें। अब चेंज करने का क्या तरीका है? तो देखो, चेंज करने का तरीका ये है कि इस मैग्नेट को बार बार पास ले जाओ, दूर ले जाओ, पास लाओ, दूर ले जाओ, पास लाओ, दूर ले जाओ। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू है, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है, वो चेंज होती रहेगी बार बार। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि कॉइल भी आगे पीछे जा सकता है, मैग्नेट भी आगे पीछे जा सकता है, दोनों ही आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते। दोनों साथ साथ जाएंगे तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो अगर इनकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, हम चेंज करें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग बी, तो इसके एंड्स के अक्रॉस एक EMF डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस EMF को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट की वजह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूसमेंट मिला है इसको। और अगर हमने इसमें किसी तरह से सर्किट को क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वगैरह लगा दिया और सर्किट को क्लोज कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ओके, फिर से शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला? अगर इस कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, चेंज करना कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करें, तो इस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक EMF, भाई सेल में आपने EMF पढ़ा था, बस यहाँ पे भी वही EMF ही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। और अगर इस सर्किट को हम लोग क्लोज कर दें, यानी कोई इसमें रेजिस्टेंस वगैरह लगा दें, तार वार लगा दें, तो इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, उस करंट को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस इसी फिनोमेना को बोला जाता है। तो लैंग्वेज में लिखना चाहे हम बोल सकते हैं, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कॉइल
an EMF develops across the ends of coil. Across the ends of coil, and if circuit is closed, current starts to flow in the circuit. This phenomena is known as EMI, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. EMF develop is called induced EMF, and current is called induced current. ठीक है. अब वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होगी उसको चेंज करने के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं. उसको हम लोग डिटेल में बाद में आगे भी देखेंगे, लेकिन 3 बातें ज़रूरी हैं. पहली बात, देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन between coil and magnet. ठीक है, अगर हम लोग मैग्नेट लगा के रखे हुए हैं तो उस केस में. दूसरा, ये जो हमारा कॉइल है, इस कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, अगर हम इसको भी चेंज करें तो भी ऐसा हो जाएगा. देयर, ये और लगा के है, सब याद रखना. इनमें से कोई भी एक चीज़ हो जाएगी तो EMF जनरेट होगा. देयर शुड बी चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल. अगर इसके कॉइल में लगातार हम एरिया चेंज करेंगे तो भी हो जाएगा. ठीक है. और तीसरा, देयर शुड बी change in angle between magnetic field and area vector of area of cross section. ठीक है, जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर हम लोग चेंज करते रहेंगे तो भी होता है. ठीक है. अब देखो, जो पहला वाला पॉइंट है उससे तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या कंडीशन है कि EMF जनरेट होगा. तो याद रखिएगा कि भाई रिलेटिव मोशन होना चाहिए. अब देखिए, रिलेटिव मोशन का मतलब ही सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है. आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन वाला चैप्टर तो आपको मालूम होगा. कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट नंबर 1 A है और ये B है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लगातार चेंज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे पास आते हैं फिर धीरे धीरे दूर जाते हैं, अगर ये चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन है. अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. ठीक है. मान लो दोनों ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट A v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ऑब्जेक्ट B भी इसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस था, मान लेते हैं 1 मीटर, तो आफ्टर सम टाइम अगर आप देखेंगे तो अभी भी इनका डिस्टेंस यही रहेगा, चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं. तो दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम.
तो रिलेटिव मोशन के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहे। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो सकता है इस बात से कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो तब होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो अगर ए इनकी तरफ जा रहा है बी वेलोसिटी से और बी इस तरफ जा रहा है बी वेलोसिटी से, तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये v1 से जा रहा है और b v2 से जा रहा है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना इस बात का कि रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। ये जो बाकी की दोनों बातें हैं इसको हम लोग धीरे धीरे भी आगे देखेंगे, ये दोनों चीज़ें हम लोग को भी आगे पढ़नी है, सिलेबस में है कि एंगल एरिया चेंज करने से कैसे डेवलप होता है और एंगल चेंज करने से कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये तो था एक ओवरव्यू EMI के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात की थी किसने, फैराडे ने। तो फैराडेज लॉ हम लोग को पढ़ना है, फैराडेज लॉ ऑफ EMI। कोई भी आप नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसके लॉज भी होंगे, लॉज पढ़ने के बाद ही हम लोग आगे की बातें करते हैं। तो इनके कुल मिला के 2 लॉ हैं, ठीक है। बस लॉ में सिर्फ इतना बताया गया है, पहला लॉ हमको ये बताता है कि जो EMF जनरेट होगा वो कितना होगा, ठीक है। और दूसरा लॉ हमको ये बताता है कि जो EMF जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब प्लस और माइनस किस तरफ आएंगे। मान लो हमारा ये कॉइल है तो इसमें इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, या इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा, तो उसका डायरेक्शन बताता है हमको दूसरा लॉ, ठीक है। तो बस 2 लॉ इन सब बातों के बारे में है, आपको अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो लॉ भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जो फर्स्ट लॉ है वो हमको ये बताएगा कि EMF जनरेट होता है तो कितना, ठीक है। उससे पहले आपको जानना है एक चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जब आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इस एरिया में से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी करके लिखेंगे, और उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है इंटीग्रेशन ऑफ B.DA, ठीक है। जैसे उसमें था E.DA, इसमें B.DA है, ठीक है, बस इतना फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। B.DA को अगर आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा B.DA cos थीटा, ठीक है। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, DA मतलब एरिया, cos थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला वो समझिएगा। इन्होंने बोला whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, an induced EMF generated across the ends of coil which is equal to rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो तो आपका फर्स्ट लॉ हो जाएगा कि EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इतना भी लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये बात इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अगर हमारा मान लेते हैं ये कॉइल है, ठीक है, इसमें इनिशियल फ्लक्स φ1 था और बाद में फ्लक्स चेंज होके हो गया है φ2। किस टाइम पर? किसी टाइम t1 पर था और यहाँ पे बाद टाइम t2 हो गया। तो चेंज कितना हुआ? तो चेंज हमारा हुआ है φ2 माइनस φ1। कितने टाइम में चेंज हुआ है? t2 माइनस t1, ठीक है, कितने टाइम में चेंज हुआ है। तो बस इन्होंने यही बोला है कि दिस EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दिस इज योर EMF। ये EMF फॉर वन टर्न है, ठीक है, फॉर सिंगल टर्न। सिंगल टर्न बोलो चाहे सिंगल लूप बोलो। अगर एन लूप हो या एन टर्न्स हो तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी फॉर n टर्न्स, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर हमको देखना हो, यानी कि इफ डेल्टा टी इज इन्फिनिटली वेरी स्मॉल, इन्फिनिटली वेरी स्मॉल जैसे ही वर्ड आता है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि dt की बात हो रही है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात हो रही है। तो इसी फॉर्मूले को आप लोग E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को तब काम आता है जब हम लोग को डेरिवेटिव फॉर्म में इसको करना होता है, और आगे आप लोग को करना भी पड़ेगा डेरिवेटिव फॉर्म में। मोस्टली न्यूमेरिक, देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल में तो ये फार्मूला काम आ जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के लिए हम लोग को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा काफ़ी जगह, ठीक है। तो छोटे से टाइम इंटरवल में देखने के लिए डी फाई बाई डी टी, और ये फाई का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो बी नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप अंडरस्टैंड इस बात को रखिएगा क्योंकि जगह नहीं रहती लिखने की। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है इस फॉर्मूले में, इस लॉ में। तो मैग्नीट्यूड EMF का इतना होता है। बुक में आपको माइनस आगे लगा हुआ मिल सकता है, तो बुक माइनस क्यों लगा हुआ मिलता है वो आपको सेकंड लॉ में समझ में आ जाएगा। तो माइनस अब लगाइए चाहे ना लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, और यही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे काम मोस्टली इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से होंगे। सेकेंड लॉ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज इज ऑल्सो नोन एज लेंजेस लॉ। इसको हम लेंजेस लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि लेंज ने भी इसके बारे में बात की है, बताया है, इसलिए लेंजेस लॉ भी बोला जाता है। अब इन्होंने क्या बोला है उसके बारे में बात करते हैं। EMF develops across, यहाँ पे डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ EMF develops across the ends of coil is always opposes the cause which creates it, ठीक है। ये creates लिखा हुआ, which created it, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ EMF develops across the ends of the coil is always opposes the cause which creates it, ठीक है। बस इनका सेकेंड लॉ सिर्फ इतना ही है। अब इन्होंने क्या बोला है उसके बारे में बात करते हैं। EMF का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने में होने, अब जिसकी वजह से वो आया है EMF उसी का अपोज करेगा। मतलब EMF किसकी वजह से आया, सोचिए ज़रा इस बात को। अगर मेरे पास ये कॉइल है ऐसे, मान लेते हैं ये ऐसे कॉइल है, चलो थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं ऐसे ताकि प्लस माइनस समझ में आए। ये कॉइल है मेरे पास, ये मेरे पास एक मैग्नेट है,
इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो इससे लिंक्ड है, ऐसे। अब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऐसा होगा कि वो हमेशा जिसकी वजह से बना है उसका अपोज करने से आएगा, डायरेक्शन उधर आएगा जब इसका ये अपोज कर रहा होगा। अब कैसे आएगा देखिए, ये जो कॉइल था इसके पास इनिशियली किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, ज़ीरो था इनिशियली, ठीक है। तो अगर इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो था और ये मैग्नेट इसके पास आ गया, ठीक है, ये मैग्नेट इसके पास जा रहा है यानी अप्रोचेस, तो जब ये मैग्नेट इसके पास जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये उसका अपोज करेगा कि हमारे पास अगर इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़ीरो थी तो अभी भी ज़ीरो हो जाए। तो वो इसका अपोज कैसे कर सकता है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेगा और अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, ठीक है। अब अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे यही बात समझनी है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएगा। ठीक है, समझने के लिए आसानी हो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया इसको। ये आपका कॉइल है, ये इसमें से होकर जा रही है। अब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएगा, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कॉइल में तभी बनती हैं जब उसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा अगर ऐसे आई तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, हम लोग जानते हैं। सेंटर में ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे घूम के वापस जाती हैं, लेकिन होती ऐसी ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए करंट ज़रूरी है, तो ये कॉइल क्या करेगा, ये खुद से करंट को फ्लो करा देगा अपने अंदर। तो अपने अंदर जब वो करंट को फ्लो कराएगा तो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कराएगा कि वो इसका अपोज कर सके, ठीक है। अब अपोज कैसे करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे है तो वो इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। कौन, ये कॉइल। तो अगर इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा तो वो करंट को ऐसे फ्लो कराएगा कि इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाए। और इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए करंट को किस तरफ फ्लो कराना, इसका हम लोग तरीका जानते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से, ठीक है। अब राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है भाई, ये अगर सर्कल में हम लोग सर्कुलर कॉइल में देखते हैं तो जिधर करंट होता है उस तरफ अपनी उंगलियों को मोड़ देते हैं, अंगूठा आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इस बार हमको मैग्नेटिक फील्ड पहले से पता है, हमको सिर्फ उंगलियों से देखना है करंट किधर आएगा। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो करंट होगा यूं, करंट होगा यूं, समझना इस बात को। तो करंट होगा आपका यूं, ऐसे। अभी ये इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं हो रही है, करंट होगा यूं। अब ये जो करंट है, करंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना। इसका मतलब इसके अंदर के जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इधर आके इकट्ठा हो गए, तो इधर क्या आ गए होंगे, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इस कॉइल के इस तरफ पॉजिटिव आ गया, इस तरफ नेगेटिव आ गया। कब आया, जब ये मैग्नेट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा था तो इसने इस तरफ की एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली। इसको अगर आप सोचें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ बढ़ रहा था तो इसने क्या बना लिया, एक नॉर्थ पोल। तभी तो अपोज करेगा, वरना फिर अपोज कैसे करेगा। दूसरा, अगर आप कहना चाहें कि हमारे पास ये कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, ठीक है, और इस बार ये जो मैग्नेट है वो इससे दूर जा रहा है, ठीक है, लीविंग, ठीक है, लीव कर रहा है, इसको छोड़ रहा है। तो इसमें जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक थी वो घटना शुरू हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होना शुरू हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने का मतलब क्या है कि इनिशियली इस कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो भी था मैक्सिमम था, ठीक है, क्योंकि ये कॉइल, ये जो आपका मैग्नेट है वो इसके बिल्कुल पास पहुंच गया था, तो उस टाइम जो इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स था वो मैक्सिमम पे था।
अब ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा कि ये दूर ना जाए, क्योंकि अब इनिशियली इसके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो मैक्सिमम पे था, अब वो घटने लगेगा, कम होने लगेगा। तो कम होने से बचाने के लिए वो उस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि वो इसके दूर जाने का अपोज करे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कम होने का अपोज करे। तो ये उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बनाना शुरू कर देगा जिस डायरेक्शन में इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, मतलब इसी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड ये बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू करेगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो करंट कैसा हो जाएगा, यूं। अब करंट अगर यूं हो गया, करंट अगर यूं हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया है, इधर। तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया है, उधर क्या आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो देखो हर बार क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये इसको पकड़ के खींचने के लिए यहाँ पे अपोजिट पोल बनाएगा, साउथ पोल बना लेगा। ऐसे भी कह सकते हो कि इधर ये साउथ पोल को डेवलप कर लेगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ, पास जा रहे हो तो दूर करने की कोशिश करेगा, दूर जा रहे हो तो पास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इससे इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स आने लगेंगे। इसी तरह इसको तुम साउथ पोल के लैंग्वेज में भी समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास ऐसे कॉइल है, और यहाँ पे साउथ पोल है, और ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, अंदर की तरफ ऐसी। ठीक है, बस ये डिफरेंस होगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। और अप्रोच कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो ये क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़े ना, क्योंकि इनिशियली नहीं थी तो नहीं बढ़े। अब ना बढ़े तो उसके लिए क्या करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब इस तरफ बनाएगा। अपोजिट किधर हुआ, अगर साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरफ है तो ये अपनी बनाएगा इस तरफ, और अगर अपनी इस तरफ बनाएगा तो ये ऐसा बनेगा जैसे यहाँ है, मतलब ये साउथ पोल को डेवलप करेगा यहाँ पर, और करंट को फ्लो कराएगा यूँ। करंट को फ्लो कराएगा यूँ, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अगर साउथ पोल लीव करे, छोड़ के जा रहा हो, ये साउथ पोल है, इस बार साउथ पोल जा रहा है दूर, लीविंग। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल की जो इससे लिंक्ड है। ठीक है, अब दूर जा रहा होगा तो इनिशियली इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स था, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रहे, तो उसके लिए ये अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, यानी इस तरफ की बना लेगा, ताकि कम ना पड़े, जो भी कमी पड़े वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड खुद की पूरी कर दे। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसी डायरेक्शन की अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो करंट को फ्लो कराएगा यूँ। आप डायरेक्शन खुद से देख लीजिए, राइट हैंड कर्ल रूल लगा के आपको मालूम पड़ जाएगा। अब करंट अगर यूँ फ्लो करा देगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज चला गया है इधर और नेगेटिव चार्ज आ गया है इधर। तो इस तरीके से प्लस किधर आ रहा है वो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा, माइनस किधर आ रहा है वो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा सेकेंड लॉ की हेल्प से। सेकेंड लॉ हमको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और नहीं तो ये चारों फिगर आप याद कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या डेवलप कर लेगा, नॉर्थ पोल। ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, नाम बड़ा छोटा सा है और इसका मतलब क्या आपको बताते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे,
किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को मोशन दे दें, ये हमारा कंडक्टर है मान लेते हैं, और मैंने इसको इस तरफ एक वेलोसिटी दे दी, तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब वो ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसके मोशन की वजह से, तो हम लोग बोलते हैं इसको, इस टॉपिक को मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे विद सम वेलोसिटी, तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हो। ठीक है, टॉपिक का नाम हमारे मोशनल ईएमएफ है। इसको करने के, समझने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहले तो आपको हम बताते हैं कि जो आपका रेगुलर तरीका है जिससे आप लोग समझ पाएंगे वो बताते हैं, फिर दूसरा भी बताते हैं, कंसेप्चुअल है वो। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे टॉपिक में है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ही लेकर समझेंगे। ये हमारी हो गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी, यहाँ पे हमने एक मेटल की इस तरह से एक मेटल की रेल बना ली है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में मेटल की एक रेल है। डबल कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। ये इस तरह से मेटल की है, मेटल मतलब कंडक्टर, ये कंडक्टर है किसी तरह का, और उसकी एक रेल है, और ऐसे हमने एक स्लाइडर लगाया हुआ है, और इस स्लाइडर पे एक कंडक्टर को ऐसे लगा के रखा है। ठीक है, ये स्लाइडर पे ये लेंथ हमने मान ली है L, तो इसकी, इस कंडक्टर की लेंथ भी L हो जाएगी। अब समझिएगा बात को, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर मैंने x मान ली, ठीक है, ये x मान ली, तो ये जो दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है। उधर कुछ इस, ये दोनों एंड को छोड़ दीजिए, फिलहाल जो सामने दिख रहा है एरिया, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल के पास एरिया कितना होता है, L इंटू एक्स। ठीक है, हमने बताया था आपको अभी कि अगर मुझे फ्लक्स को चेंज करना है, ठीक है, तो फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करेंगे, मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है। या तो हम एरिया को चेंज करें। तो इस बार हमारा जो कंसेप्ट है वो एरिया को चेंज करने वाला है, कि हम लोग एरिया को कैसे चेंज करेंगे। तो अगर हम एरिया को भी चेंज करें तो भी हमारा ईएमएफ जनरेट होगा, तो भी हमारा फ्लक्स चेंज होगा। कैसे, देखिए, अभी के लिए एरिया कितना है, L इंटू एक्स, और इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 4 पास कर रही हैं। अगर इसको मैंने खिसका के यहाँ ले लिया ऐसे, तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, इतना पार्ट बढ़ जाएगा, और इतना पार्ट बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, 6। तो पहले थी 4, अब हैं 6, तो चेंज कितना हुआ, 2 का। तो चेंज अगर 2 का हुआ है, इसका मतलब हमारा फ्लक्स चेंज हो गया। और फ्लक्स अगर चेंज हुआ है, इसका मतलब इसके एंड्स में, ये जो एंड्स दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, अब कितना होगा वो हम लोग भी फॉर्मूला निकालते हैं, किस डायरेक्शन में होगा वो भी बताएंगे, दोनों लॉज से बताएंगे। और कुछ कैसे करेंगे, देखिए, मान लेते हैं हमें, तो देखिए पहले निकालना है फ्लक्स, तो इनिशियल फ्लक्स पहले निकालते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स निकालने का तरीका, फार्मूला हमारे पास क्या है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, सिंपल सा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी,
एरिया कितना है L इंटू एक्स, भाई इतना ही तो फार्मूला है, इतना ही तो है। और थीटा देखिए कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो लूप है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई, इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी एरिया का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर लाइन आप कोई भी बनाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है, इनसाइड है, गोइंग इनसाइड है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इस एरिया का डायरेक्शन बनाएंगे तो वो भी गोइंग इनसाइड हो जाएगा, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारा आ गया b इंटू एल इंटू एक्स, ये आ गया हमारा फाई आई। ठीक है, ये किस टाइम पर है, मान लेते हैं टाइम हमारे पास कोई इनिशियली था 0 टाइम पर ये है। और आफ्टर सम टाइम यानी फाइनल टाइम जब हमारा t हो गया तो हमारा फ्लक्स फाइनल हो गया। वो कितना हो जाएगा फाइनल फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड B। अब एरिया हमको निकालना है यहाँ पर, तो एरिया के लिए हमने मान लिया ये लेंथ जो मैंने इंक्रीज की है ये है सपोज y, सपोज मान लेते हैं y। तो अब एरिया कितना हो जाएगा फाइनल एरिया, तो फाइनल एरिया हो जाएगा मेरा b इंटू एल इंटू एक्स प्लस वाई। एंगल तो अभी भी वही रहना है, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स चेंज कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा, तो हमारा चेंज इन फ्लक्स जो आएगा वो आएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स है b इंटू एल इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें से माइनस कर दिया हमने किसको, b इंटू एल इंटू एक्स को। तो हमारा डेल्टा फाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू एल इंटू एक्स प्लस b इंटू एल इंटू वाई माइनस b इंटू एल इंटू एक्स। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास डेल्टा फाई आ गया है b इंटू एल इंटू वाई, ये आ गया। और चेंज इन टाइम हमारा कितना आएगा, वो तो t ही आएगा भाई, पर हमने लिखा हुआ है इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है, तो t माइनस 0 इज़ t, तो चेंज इन टाइम इज़ t। तो EMF कितना जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा, फिलहाल हम एक टर्न के लिए मान के चल रहे हैं तो n की वैल्यू 1 आप लोग मानेंगे, तो वो होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई की वैल्यू b इंटू एल इंटू वाई और नीचे डेल्टा टी की वैल्यू t, ये हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो y है और जो t है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। y ये है, y क्या था, इस कॉइल का यानी इस वायर का, ये जो हमारे सामने कंडक्टर है, इस वायर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है y। भाई यहाँ से यहाँ तक खिसकाया था ना, तो डिस्प्लेसमेंट था ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट है और कितने टाइम में हुआ है, t टाइम में हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ वेलोसिटी। तो इस वायर को हमने कोई कांस्टेंट वेलोसिटी दी है विदाउट एक्सेलरेशन, इतनी चीज़ याद रखनी है, विदाउट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हमने जो वेलोसिटी दी थी वो y अपॉन टी के बराबर हो जाएगी, तो हमारा EMF आ जाएगा b इंटू एल इंटू वी। अच्छा फार्मूला है, याद रखना है आपको, और सिंपल तरीका है इसको निकालने का, ठीक है, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फ्लक्स का चेंज निकाला है और चेंज इन टाइम जो भी हमने निकाला है उसके हिसाब से हमने इसको निकाल दिया। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका आपको जानना इसलिए ज़रूरी है, उससे आपको एक डायरेक्शन का एक आइडिया मिल जाएगा कि डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे। इस बार कंडक्टर को हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको इसके अंदर कुछ बातों को समझना है, ठीक है। और कंडक्टर को हम इस तरफ इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देंगे v, ठीक है। आप समझिएगा, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है
इसके बारे में समझिएगा। अगर मैं कंडक्टर को इधर की तरफ खींच रहा हूँ, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी यही वेलोसिटी होगी। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि इलेक्ट्रॉन पीछे छूटा जा रहा है, वो भी तो साथ साथ कंडक्टर के जा रहा है ना। तो जो वेलोसिटी कंडक्टर के पास है वही वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन के पास है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज है और चार्ज के पास अगर वेलोसिटी आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है ये भी आप लोग को निकालना आता है लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, वेलोसिटी है इस साइड, और फोर्स लगेगा ऊपर, किसको, पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे। दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको हमने FB लिख दिया क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है ये, FB। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा क्या, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग के आ जाएगा नीचे भागना शुरू कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे भाग के आएगा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात मैंने की है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नीचे भाग के आना शुरू करेगा तो ऊपर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ऊपर के साइड में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ऊपर अपने आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी। ये कंडक्टर आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया और ऊपर हो गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, दैट मीन्स ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भाग के नीचे नहीं चले जाते और ऊपर डेफिशिएंसी ना क्रिएट हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन ना बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल एक क्रिएट हो जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल एक क्रिएट हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है, इधर निगेटिव आ चुका है, तो जैसे ही पॉजिटिव आता है और निगेटिव इधर आता है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी जो इस तरफ होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो उसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बारे में सोचिएगा। पहला इलेक्ट्रॉन नीचे जा चुका है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, ऊपर पॉजिटिव बन चुका है, नीचे निगेटिव बन चुका है। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक और फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो जब तक कि मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स से, तब तक इलेक्ट्रॉन नीचे जाते रहेंगे, और इलेक्ट्रिकल फोर्स कम रहेगा तब तक ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग बात? मैग्नेटिक फोर्स लगा, पहला इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव ऊपर बन गया, निगेटिव नीचे बन गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स अभी मैग्नेटिक फोर्स से कम है, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी नीचे जाते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स नीचे बढ़ते रहेंगे। अगर नीचे इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ते रहेंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगातार बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं बढ़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो फिक्स होती है। कितनी होती है भाई, आप लोग को पता होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB sin थीटा, यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E, वेलोसिटी हमने V दे के रखी, मैग्नेटिक फील्ड B है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, 90 डिग्री है। देख लीजिए भाई, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास आ जाएगा EV/B। दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए, ये मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितना होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, यही तो होता है। यहाँ पे चार्ज की जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार चेंज होगी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार चेंज हो रही, क्यों? क्योंकि नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स बढ़ता जाएगा तो होगा क्या
एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगे। उस सिचुएशन पे अब और इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नहीं बढ़ेगा। अब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई है। कब? जब इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है? E इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना है? ई वी इंटू बी। ई से ई चला गया, हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है? वेलोसिटी इंटू बी। बात समझ में आ गई? अब अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने मान लिया V माइनस ज़ीरो है, तो इस V माइनस ज़ीरो पोटेंशियल की, V माइनस ज़ीरो नहीं, E माइनस ज़ीरो मान लेते हैं क्योंकि हम लोग EMF पढ़ रहे हैं। तो E माइनस ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? हम लोग जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई डॉट डी आर, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो बस वही समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का, इन दोनों पॉइंट के, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। भाई कंडक्टर की लेंथ L है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली है? VB। तो देखिए वही फार्मूला आया है, फार्मूला वही आया है, लेकिन इस बार कंसेप्ट समझने का दूसरा था। इस कंसेप्ट को समझने से एक फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हमको ये पता चल चुका है कि प्लस किधर आ गया, माइनस किधर आ गया। तो प्लस आ गया ऊपर, माइनस आ गया नीचे। सेम यहाँ पे देखिए, ऊपर जो बताया था वैल्यू तो सेम आई थी, लेकिन प्लस और माइनस नहीं मालूम पड़ा था। अब देखिए अब हमको मालूम है कि प्लस आ गया है ऊपर, माइनस आ गया है नीचे, यानी कि प्लस इधर की तरफ आ गया, माइनस इधर की तरफ आ गया। डायरेक्शन हमको मालूम पड़ गया है। हालांकि इस डायरेक्शन को निकालने का एक रूल भी है। डायरेक्शन को निकालने का जो रूल है, रूल फॉर डायरेक्शन, वो क्या है वो देख लीजिए। उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। रूल ठीक है, सब कुछ वही है, जो लेफ्ट हैंड में था वही राइट हैंड में है। मतलब लेफ्ट हैंड में आपकी ये वाली जो इंडेक्स फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए थी, ये करंट के लिए थी, ये फोर्स के लिए थी। सेम इसमें भी यही है, राइट हैंड बस है। राइट हैंड आपको लेना है, आपकी ये वाली जो उंगली होगी वो इंडेक्स फिंगर जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली करंट के लिए और ये वाली फोर्स के लिए। बस सब कुछ वही है, सिर्फ हाथ बदल गया है। और हाथ को बदलने से आपको डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगा। देखिए कैसे, इसमें अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? राइट साइड। और वेलोसिटी किस तरफ है? भाई करंट मतलब वेलोसिटी, हम लोग इसको, इस उंगली को वेलोसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, वेलोसिटी मतलब फोर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जिधर वेलोसिटी होती है उसी तरफ तो फोर्स होता है। तो अगर वेलोसिटी आपकी इस तरफ है तो आपकी वेलोसिटी के लिए अंगूठे को इस तरफ करना पड़ेगा, अंगूठे को। ठीक है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी मोशन के लिए हम लोग अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, थंब का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी आपकी इस तरफ है तो अंगूठे को मैंने इस तरफ कर दिया। अब मेरी ये वाली उंगली किस तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ। अगर मेरी ये वाली उंगली इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ है। और करंट ऊपर की तरफ है, इस बात का मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब आप कहेंगे करंट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर कैसे हो गया? ठीक है, बताते हैं आपको इसका भी। देखिए हम लोग अभी तक डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में जो जानते थे वो एक्सटर्नल सर्किट के लिए जानते थे। फॉर एक्सटर्नल सर्किट, मैं आपको लिख देता हूँ मैं, एक्सटर्नल सर्किट। हालांकि डीसी में मैंने शायद एक बार बताया भी है। फॉर एक्सटर्नल सर्किट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होता है क्या? करंट का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट के लिए। फॉर इंटरनल सर्किट, इंटरनल किसको बोलते हैं आपको मालूम होगा, मैंने बताया था आपको। इंटरनल बोलते हैं हमेशा सोर्स के अंदर को, जो भी हमारा सोर्स होता है जिससे करंट आ रहा है, उस सोर्स के अंदर किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, वो सोर्स के अंदर का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट के अंदर हमेशा डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा होता है बस। जैसे मैंने आपको बैटरी में बताया था, अगर आपको याद हो कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसमें मैंने एक बैटरी लगा के रखी है ऐसे ऐसे,
ठीक है। तो बैटरी से करंट जाएगा यूँ आई। तो अगर आप देखिए ध्यान से, करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव है, लेकिन जब ये करंट घूम के वापस आ जाएगा निगेटिव प्लेट पे तो यहाँ पे रुक थोड़ी ना जाएगा, इसके अंदर भी करंट होगा, वो इस तरफ होगा, तभी तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस था। अब इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, निगेटिव टू पॉजिटिव है। तो सेम यहाँ पे भी है। अब हमारे लिए जो इस बार हम लोग जो पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमएफ वगैरह, तो ये सोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसी से जाके आपका एसी बनेगा आगे जाके, तो ये सोर्स ही है। यहाँ पे करंट बन रहा है, जनरेट हो रहा है, यहाँ करंट से कुछ नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को करंट में तब्दील किया जा रहा है, बदला जा रहा है, पोटेंशियल क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट ऊपर के डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये करंट निगेटिव टू पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डायरेक्शन को, पॉजिटिव किधर बन गया, नेगेटिव किधर बन गया, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना है पोटेंशियल का, VBL, हमारे लिए पहली बात तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ईएमएफ जो है कुल मिला के 3 बातों पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और लेंथ पर। वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करेंगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, लेंथ को अगर बढ़ा देंगे कंडक्टर की तो भी ईएमएफ बढ़ जाएगा। ये बातें तो अलग हो गई। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, अगर मान लिया हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपका कंडक्टर ऐसे है, ये कंडक्टर है, मतलब इस बार कंडक्टर कोई एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। मतलब कुल मिला के कंडक्टर के पास जो वेलोसिटी है थीटा, ये नहीं मानते हम लोग, इसको मान लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाँ, कंडक्टर जा रहा है इस वेलोसिटी से इस तरफ ऐसे, मतलब इस बार वेलोसिटी और इनके बीच का एक एंगल है थीटा। तो अगर इनके बीच एंगल है तो हमको हमेशा वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो। पहली बात तो ये याद रखनी है, वही कंपोनेंट। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा ये और एक कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उससे किसी भी तरह का ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, ठीक है। किससे, v cos थीटा से। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इफ मोशन is in the direction of B, then there will be no EMF, किसी भी तरह का कोई EMF जनरेट नहीं होगा। EMF सिर्फ तभी जनरेट होगा जब मोशन उसकी लाइन के अलोंग ना हो, उसकी लाइन के अलावा कहीं पर हो, ठीक है। तो हमारे लिए बेटर क्या है, हमारे लिए ये वाला जो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे ईएमएफ का फार्मूला है, इस बार ईएमएफ के फार्मूले में इस v की जगह पे हम लोग v sin थीटा यूज़ कर लेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस v sin थीटा यूज़ कर लेंगे, b × l, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पड़ जाए जिसमें हमारा मोशन यानी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही हो, तो हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू लिखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोशनल ईएमएफ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मोशनल ईएमएफ। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का दूसरा पार्ट है, मोशनल ईएमएफ ऑन रोटेटिंग अ रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था तो उसमें हम लोग रॉड को स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे थे, इस बार हम लोग रॉड को रोटेट कराएंगे। तो इसको भी करने के 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, 2 तरीके हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं कमज़ोर हैं, जिनको डीप नॉलेज कंसेप्ट की नहीं है,
उनके लिए जो छोटा तरीका है वो काम कर जाएगा, उसमें कोई डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी नॉलेज है, उनके लिए जो तरीका बताया था अभी दूसरा वाला, वो अच्छा रहेगा। अब देखिए हमारे पास मान लेते हैं ये कोई एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और इसको अब हम ऐसे घुमा सकते हैं, ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे पूरा घूमेगा, ऐसे पूरा। तो जब ये रॉड घूमेगा तो इसके पास दो तरह की वेलोसिटी, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है ना, उसके पास दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं। एक वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो एंगल बनाते हुए घूम रही है, तो उसको हम लोग हमेशा ओमेगा से लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का है कि मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फिक्स है और ये घूम रहा है यूँ, तो इस ऑब्जेक्ट की जो ओमेगा होगा वो इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के लिए सेम रहेगा। मतलब अगर यहाँ वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो उसका भी ओमेगा वही होगा जो इस पॉइंट का ओमेगा होगा। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में ये वाला पॉइंट एंगल बनाएगा उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट भी सेम एंगल बनाएगा, तो पूरी बॉडी का ओमेगा सेम रहेगा। तो ओमेगा हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये याद रखिए, रोटेटिंग बॉडी का ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हम, जिसने भी 11वीं क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो आप समझिए। क्यों? देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ वाले किसी पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसके पास मान लेते हैं ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है उसको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको ये इसकी जो डिस्टेंस होगी बढ़ गई, अगर इसकी डिस्टेंस बढ़ गई तो इसकी स्पीड भी चेंज हो गई होगी, ठीक है, बढ़ गई होगी या चेंज हो गई होगी, जो भी है। अगर इसके नीचे वाले पॉइंट की बात करें हम, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसके पास यहाँ पे कोई वेलोसिटी है तो इसको ये वाला सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इसका सर्कल छोटा हो गया, मतलब इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्टेंस कम हो गया, तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई होगी। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट की अलग अलग लीनियर वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन ओमेगा सेम रहेगा। अब इतना बताने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि अब आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा जो मैं कराना चाह रहा हूँ। ओके, अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। हमारे इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम मान के चल रहे हैं, और इस पूरे रॉड की जो लेंथ है वो वही है एल, ठीक है। इसके इस पॉइंट से, जो फिक्स्ड वाला पॉइंट है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग जाते हैं और एक कट लगाते हैं बहुत छोटा सा। दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा सा कट लगा दिया, लेकिन ये एक्चुअल में कट बहुत छोटा है कि इसकी लेंथ आप dx मान सकते हैं। इसकी लेंथ इतनी छोटी है, और इतनी छोटी सी लेंथ की वेलोसिटी जो है वो v मान ली हमने, मतलब इतनी छोटी सी लेंथ की वेलोसिटी v है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई लेंथ अगर v वेलोसिटी से आगे जा रही है तो उसका जो EMF होगा वो होगा BVL। तो हमारे पास इतनी छोटी सी जो लेंथ है dx, इसके पास वेलोसिटी v है, तो और मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है b है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें इस छोटी सी लेंथ में कितना EMF जनरेट होगा। जितना भी जनरेट होगा वो छोटा सा ही होगा, इसलिए उसको हम DE बोले दे रहे हैं, और वो होगा b इंटू वी इंटू dx, क्योंकि छोटी सी लेंथ है वो कितनी है, dx है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब आगे की बात, इस वेलोसिटी में और ओमेगा में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन शायद आपको याद हो, ठीक है। रिलेशन बहुत सिंपल सा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v/r, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये सर्कल है
ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, तो यहाँ वाला जो पॉइंट है उसके पास अगर वेलोसिटी v है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा और इस v में ये रिलेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। तो ये जो v है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दिस v विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है x, ठीक है, एक्सिस से हमेशा डिस्टेंस ली जाती है। तो हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू x इंटू ओमेगा, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू बी इंटू ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर मुझे पूरा ईएमएफ निकालना है इस रॉड का, इस कंडक्टर का, कि पूरा ईएमएफ कितना जनरेट हुआ होगा, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b और ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो पहले ही बता चुके कांस्टेंट होता है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x dx का। x का इंटीग्रेशन करना है, x मतलब वो वेरिएबल लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, तो यहाँ 0 से लेकर पूरी l लेंथ तक का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो लिमिट हो गई इसकी 0 से लेकर l तक। अब इसका हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, x की पावर n dx का फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो 1+1 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा b इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी हमारे पास 0 से लेकर l तक। अब अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम लिखे ले रहे हैं b ओमेगा l स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा फार्मूला है, याद रखिए, ठीक है, अच्छा फार्मूला है, आपको याद रखना है। इसको हम लोग ओमेगा के ही रिस्पेक्ट में याद रखते हैं इस फॉर्मूले को। क्यों? क्योंकि इस रॉड की कोई लीनियर वेलोसिटी फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स हो सकती है, इसका इस रॉड का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसकी वेलोसिटी अगर होगी तो बात अलग है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, और ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही इसके न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए जाते हैं, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होता है, पूरे रॉड का ओमेगा सेम रहेगा। तो b ओमेगा l स्क्वायर अपॉन 2। आप चेंज करना चाहें तो वापस आप इस फॉर्मूले को लगा के v के फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं, वरना कोई मतलब नहीं बनता उसका। बस यहाँ पे इसको ऐसे याद रखना है, b l स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। अब इसको अगर आप आसान तरीके से करना चाहते हैं, दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड, उसकी बात कर लेते हैं, फिर आज की क्लास बस यहीं तक करते हैं। सेकंड मेथड क्या हो सकता है देख लीजिए, हो सकता है आपने पढ़ा हो, स्कूल में भी वही पढ़ाया गया हो। सेकंड मेथड अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड है, बस और कुछ नहीं। हमारे पास जो रॉड है उसको मान लेते हैं यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया ऐसे, तो उसने यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बनाया जिसको हम बोल रहे हैं फिलहाल के लिए डी थीटा। छोटा सा एंगल डी थीटा है, छोटा से इसलिए बोलें क्योंकि ये जो आर्क बनाया है इसको, इस आर्क को हम लोग स्ट्रेट लाइन मानकर ही चलेंगे, ठीक है। और ये जो इसकी लेंथ है वो l है, ठीक है। तो ये बन गया एक ट्रायंगल, और अगर ये बन गया एक ट्रायंगल तो इसका एरिया जो छोटा सा आया है, छोटा सा जो एरिया आया है इसको हम DA बोल रहे हैं, वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है L, हाइट क्या है, हाइट है ये लेंथ, ठीक है। अगर इसको हमने O बोल दिया, ये बोल दिया AB, तो ये AB की लेंथ। अब ये AB की लेंथ हम लोग को निकालना है। AB की लेंथ निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम लोग को पता है ये जो आर्क है, ये जो AB है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस की जगह पे L है, ये बराबर होता है किसके, डी थीटा के। तो हमारा AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू डी थीटा, बस सीधे सिंपल से आ गई। तो ये हो गया L इंटू डी थीटा, तो हाफ L स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये आ गया एरिया, ठीक है। अब हमारा जो EMF होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी फैराडेज लॉ में। डी फाई यानी फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू होती है B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ
थीटा, ये याद रखना है आपको। यही फाई की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सबसे पहले थीटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, थीटा तो आपको समझ में आ गया होगा 0 डिग्री है। अगर ये एरिया है भाई, ये ट्रायंगल जो बना है इसके पास एरिया है ना, अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो परपेंडिकुलर किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो एंगल तो यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यानी बी बाहर आ गया। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, डी ए है, तो ये डी ए बाई डी टी हो गया मेरे पास EMF, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको मालूम होगा। अब डी ए जो हमने निकाला है, ये जो डी ए है इसको उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। कितना निकाला है, हाफ एल स्क्वायर डी थीटा, हाफ एल स्क्वायर डी थीटा, और नीचे था डी टी। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी ये क्या होता है, इसकी वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू बड़ी सिंपल है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस भाई, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसीलिए कहते हैं कि 11th क्लास में ठीक से पढ़ना चाहिए। अगर ये चीज़ें पढ़े होते तो आपको मालूम होता कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसकी जगह पे लिख देंगे क्या, ओमेगा। ओमेगा, इसको सही से अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास EMF का फार्मूला बन गया है बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी पीछे किया था, बस इस बार कंसेप्ट दूसरा लगाया। क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया ताकि आपको एरिया से रिलेशन समझ में आए। ठीक है, वहाँ पे सीधे कैलकुलस लगा के हमारा काम बन गया। दोनों ही ठीक हैं, जो आपको आसान लगे वो उससे सीख सकते हैं, दोनों मैंने वैसे ही बता दिए हैं। ठीक है, अब आज की क्लास ओवर करते हैं। इसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो, अगर कोई टफ न्यूमेरिकल होगा तो उसकी क्लास हम अलग रखेंगे, उसमें उसको हम करा देंगे क्लास में, नहीं तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल सीधे फार्मूले से लगते हैं वो आप लगाइए। ठीक है।